मुगल काल स्थापत्य कला और कुशल शासन प्रबंधन के लिए जाना जाता है। मुगल का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पे पड़ा था। यही कारण है कि मुगल काल जो है इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि मुगल का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पर पड़ा था तो इसका प्रभाव जो है बिहार पर भी पड़ा था। बिहार पर मुगल का क्या प्रभाव पड़ा था उसी का उत्तर हम लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत जर्मिनेशन से स्वागत करता हूं आपका। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिंदुस्तान में मुगल के अस्तित्व की शुरुआत 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से ही हो गई थी और इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। किंतु बिहार के क्षेत्र पर मुगलों ने 1574 से लेकर 1580 ईस्वी के मध्य अधिकार स्थापित किया। खान ए खानम मुनीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया और यहीं से बिहार पर मुगल के प्रभाव की शुरुआत हो गई। यानी कि खान ए खानम नामक एक मुनीम थे, उसी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था और फिर यहीं से बिहार पर मुगलों के पूरी तरह से वर्चस्व की शुरुआत हो गई। 1574 ईस्वी में अकबर पटना पहुंचा तथा हाजीपुर दुर्ग पर चढ़ाई करके उस पर अधिकार कर लिया। 1574 में अकबर जो है पटना पहुंचे थे और हाजीपुर दुर्ग पर चढ़ाई करके उस पर अधिकार कर लिया था और 1575 में ठीक एक साल बाद अकबर ने मिथिला के शासक को पराजित किया। और फिर एक और महत्वपूर्ण घटना है, 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा यानी प्रांत घोषित कर दिया था। मुगल सूबेदार राजा मान सिंह ने बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का काम किया था। आईने अकबरी नामक एक पुस्तक है जिसको अबुल फजल ने लिखा है। तो आईने अकबरी के अनुसार, जब उस पुस्तक को आप पढ़िएगा, उसके अनुसार बिहार सूबा जो है 7 सरकारों यानी कि बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण तथा सारण में विभाजित हुआ था। एक बार मैं फिर से बोल दूं, बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण तथा सारण में विभाजित था। मुगलों ने प्रशासनिक सुविधानुसार इस सरकार को 199 परगनों में विभाजित किया था। 1621 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा अपने पुत्र राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसके बाद बिहार का संबंध जो सीधे सीधे मुगल से स्थापित होता है वह हुई 1621 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा अपने पुत्र, उसका एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार परवेज था, उसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। कुछ समय पश्चात शाहजादा खुर्रम, यानी कि जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, उन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा शाहजादा परवेज से पटना, रोहतास आदि क्षेत्र को छीन के अपने कब्जे में ले लिया। तत्पश्चात खुर्रम ने खाने दुर्रान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। खाने दुर्रान यह मुगल परिवार से सीधे सीधे संबंध नहीं रखते थे, बल्कि मुगल में एक सैनिक हुआ करते थे। 1658 ईस्वी में औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब जीता था। इसके बाद हम देख रहे हैं 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह, इस दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया और अजीम के बेटे फारूक शेर का जन्म पटना में हुआ था। फारूक शेर पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था और उसका राज्याभिषेक जो है 1713 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया और 1717 ईस्वी में फारूक शेर ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था और 1717 यानी 17 साल बाद फारूक शेर ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। शीघ्र ही वह बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया तथा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में स्थापित की थी। मुगल कालीन बिहार विदेश व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसके व्यापारिक संपर्क जो है एशिया के साथ साथ अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोप के प्रमुख नगरों के साथ भी थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जिससे कि मुगल का संबंध जो है बिहार के साथ होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अली वर्दी खां के बारे में, जो कि 1740 में बंगाल का नवाब बना था। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को अस्थायी बनाया। राजगद्दी पर अधिकार के पश्चात उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, यानी कि एक तरह का गिफ्ट भेजा, परंतु
उसके पश्चात अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को एक बार भी राजस्व नहीं भेजा, या 16 साल तक कुछ नहीं भेजा और ना ही कोई राजस्व भेजा। वह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था, किंतु वास्तविक रूप में वो जो है खुद स्वतंत्र हो चुका था। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें एक का विवाह जो है ढाका, दूसरी का विवाह जो है पूर्णिया और तीसरी का विवाह जो है पटना के शासक के साथ हुआ था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मैं एक बार फिर से बता दूं, अपनी पहली पुत्री का विवाह जो है अलीवर्दी खां ने ढाका, दूसरी पुत्री का विवाह जो है पूर्णिया और तीसरी पुत्री का विवाह जो है पटना के शासक के साथ किया था, जिसमें कि सबसे छोटी पुत्री का पुत्र जो है उसी को बंगाल का उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसका नाम शुजाउद्दौला था। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हो गया तथा इसी के साथ भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व भी प्रारंभ हो गया। अगर मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख को देखें तो इसमें बहुत सारे अभिलेख हम लोगों को मिलते हैं, जिससे मध्यकालीन बिहार की जानकारी हम लोगों को मिलती है। जिसमें पहला अभिलेख जो है बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। दूसरा जो है बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख। तीसरा है संग्राम गुप्त का पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख। चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। पाँचवा है फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। छठा है खड़गपुर के राजगीर अभिलेख। सातवां है भभुआ के शेरशाह का अभिलेख और आठवां है खैरवाड़ प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं बात कर रहा था बिहार का, लेकिन लेक्चर में जो है बंगाल का चर्चा बार बार कर रहा था। मैं इसलिए बंगाल का चर्चा कर रहा था क्योंकि 1912 से पहले बिहार जो है बंगाल का ही हिस्सा हुआ करती थी। 1912 के बाद जो है बिहार बंगाल से पृथक होकर एक अलग राज्य बन गया था। आई होप इस लेक्चर को देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें और जहाँ से भी हो नॉलेज प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।